फर्स्ट चैप्टर था उसका कुछ भाग जो बाकी रह गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा वाष्पीकरण, इससे आगे से हमने पहले पढ़ लिया था वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वर्ड में आता है वाष्पीकरण। जब कोई द्रव अपने क्वथनांक बिंदु से कम तापमान पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। कि जब कोई द्रव्य अपने क्वथनांक बिंदु से कम तापमान पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की डेफिनेशन हो गई अपने पास। जैसे कि जल है, बर्फ अवस्था में भी होता है, जल जो है बर्फ अवस्था में भी है, फिर द्रव लिक्विड अवस्था में भी है। ठीक है, जल लिक्विड स्टेज में भी है और फिर वाष्प अवस्था में भी है। ठीक है, वाष्प अवस्था में भी है, गैस स्टेज में भी है। ये सॉलिड और ये इस प्रकार से। तो देखिए अपने तापमान से कम तापमान पर, क्वथनांक मतलब जिस पर वो उबलने लगता है उससे कम तापमान पर जब वो वस्तु उबलने लगती, वाष्पित अवस्था में हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। ये एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण जो है वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो देखिए पहला जो कारक है वो होता है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल कि जितनी जो सतह है उसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पोत्सर्जन उतना ही ज्यादा होता है। तो यही करते हैं, कपड़े सुखाते हैं तो उनको पूरा खोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा, क्षेत्र जितना बढ़ेगा, सतह जितनी बढ़ेगी, वस्तु उतनी जल्दी सूखती है। देखिए क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण का मान भी बढ़ता है। एक तो आपका क्षेत्रफल इतना है, एक तो सतह इतनी है और एक सतह इतनी है।
तो जल्दी कौन सा सूखेगा? जल्दी कौन सा सूखेगा? ये। और लेट कौन सूखेगा? इसका सतह कम है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है कपड़ों को पूर्ण रूप से खोलकर सुखाना। जब कपड़ों को पूर्ण रूप से खोल के सुखाते हैं तो उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाता है। सेकेंड वन जो अपना कारक जो होता है, दूसरा जो कारक है वो होता है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण का मान बढ़ता है। बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा। ठीक है, मान बढ़ता है। तो क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण का मान भी बढ़ता है। क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण का मान भी बढ़ता है। ताप बढ़ने पर भी वाष्पीकरण का मान बढ़ता है। ठीक है, और कम करने पर कम होता है। ठीक है, और तापमान में वृद्धि होने पर, तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण का मान भी बढ़ता है, और तापमान में कमी होने पर, क्या होता है? वाष्पीकरण का मान में कमी आती है। ठीक है, देखो बेटा समझो इसको। हम कपड़े सुखाते हैं तो कहाँ सुखाते हैं? धूप में सुखाते हैं, सूर्य के तेज प्रकाश में सुखाते हैं। क्यों? क्योंकि वह तापमान अधिक होता है, इसलिए वहां पर अपन उसको सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। और अगर उनको हम छाया में सुखाते हैं तो वो लेट सूखते हैं, क्योंकि तापमान वहां पर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड। तीसरा जो होता है वो आर्द्रता। पहले तो आर्द्रता होती क्या है? तो सामान्य तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहेंगे? आर्द्रता। क्या कहेंगे उसको? आर्द्रता कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? आर्द्रता कहते हैं। अब देखो ना, आर्द्रता अगर है, आपने कभी देखा होगा, आप किसी ठंडे जगह पर है, ठीक है, तो आपको वहां गर्मी कम लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वहां ठंडक है। ठीक है, तो आर्द्रता अगर ज्यादा होगी, आर्द्रता अगर आर्द्रता अधिक है तो
वाष्पीकरण वाष्पीकरण कम होता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण कम होता है, अतः वाष्पीकरण की दर कम होती है। और अगर आर्द्रता कम है, अगर आर्द्रता कम है, यदि आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। तो सीधी सी बात है, अगर आर्द्रता आपकी ज्यादा है, मतलब हम कह सकते हैं कि जिस स्थान पर आप हैं वहां पर जल वाष्प की मात्रा ज्यादा है, तो क्या होगा, आर्द्रता ज्यादा है, तो आर्द्रता ज्यादा है तो वहां वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। और आर्द्रता अगर कम है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा जो होता है वायु की गति। वायु की गति, या वायु की गति क्या है, अगर वायु की गति ज्यादा है, अगर वायु की गति वायु की गति वायु की गति अधिक, वायु की गति, ये आपका चौथा पॉइंट होता है। यदि वायु की गति अधिक है, यदि वायु की गति अधिक है तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। और यदि वायु की गति कम है तो वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा। क्यों, देखिए बेटा, एक सामान्य जल वाष्प हमेशा बनी रहती है अपनी चारों तरफ, ठीक है, लेकिन जब वायु चलती है तो वायु के साथ जल वाष्प भी उस स्थान से गति कर जाती है। तो उस स्थान से जब जल वाष्प गति कर जाती है तो आर्द्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और आर्द्रता में कमी आने पर क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। तो सीधी बात है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब आप किसी गिलास के अंदर ठंडा पानी भरते हैं, क्या करते हैं, ठंडा पानी भरते हैं तो कुछ देर बाद गिलास की जो बाहरी सतह जो होती है वहां पर जल की बूंदें दिखाई देती है, जल की बूंदें दिखाई देती है। जल की क्या दिखाई देती है, बूंदे, जल की बूंदे दिखाई देती है। ये बड़ा जल बूंदे आपको कहां से दिखती है, अब अपन इसमें क्या सोचते हैं कि जो ठंडापन था उसके कारण उस गिलास से बाहर आ रही है, लेकिन नहीं, ये किस कारण से होता है कि मान लीजिए ये गिलास था आपका, ये आपका गिलास था, इसमें आपने क्या भर दिया, ठंडा भर दिया,
ठंडा जल भर दिया। चल, तो इसके आसपास जो जल वाष्प थी, जल वाष्प, वो जैसे ही इसके पास आई, जैसे ही इसके पास आई, तो ये इसके ठंड के कारण ये जल वाष्प किसमें बदल गई, जल की बूंदों में। इसमें बदल गई, जल की बूंदों में बदल जाती है। तो हुआ क्या, ठंडा गिलास था, उसमें ठंडा जल भरा हुआ था, उसके चारों ओर तो जल वाष्प थी, ये भी थी और ये भी थी, और ये जल वाष्प ठंडी होगी तो इसके चारों तरफ क्या हो गई, बूंदों के रूप में आ गई। ठीक है, तो ये जल वाष्प जो थी वो किसमें बदल गई, जल वाष्प किसमें बदल गई, जल की बूंदों में। किसमें बदल गई, जल की बूंदों में बदल जाती है। क्यों बदली, क्योंकि ठंडक के कारण, ठंडक, ठंड के ठंडेपन के कारण, ठीक है, ये पढ़ा। तो अभी तक हमने क्या किया, प्रारंभ के अंदर 3 पढ़े थे हमने। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पढ़ी थी, 3, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी। लेकिन वर्तमान समय के अंदर, वर्तमान समय के अंदर 2 अन्य वस्तुओं को भी पदार्थ के रूप में माना जाने लगा, उनको भी पदार्थ के रूप में सम्मिलित किया गया। पहले पदार्थ की कितनी अवस्थाएं थी, पदार्थ की अवस्थाएं पहले 3 थी, पहले कितनी थी, 3, लेकिन अभी, अभी कितनी हो गई है, 5। तो 2 कौन सी है, ठोस तो है ही है, द्रव है और गैस तो है, लेकिन साथ में प्लाज्मा जो आपके रक्त के अंदर पाया जाता है, रक्त जो रक्त कणिकाएं होती है उनके साथ जो द्रव पदार्थ पाया जाता है, प्लाज्मा, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, BEC, पूरा नाम देख लो, बॉस आइंस्टीन, बॉस आइंस्टीन, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन कंडेंसेट, 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 BCE। ठीक है, तो टोटल अभी कितनी अवस्था है पदार्थ की, 5। बॉस और आइंस्टाइन ने इनको मिलकर साथ में लिया था, इसलिए इसी के नाम पर इनको सम्मानित के रूप में किया जाता है। तो यह आपका पहला लेसन था, अच्छे से इस वीडियो को देख लेना, और अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो। और ध्यान रखना बेटा, क्योंकि नेटवर्क की कमी होती है, ठीक है, MB स्पीड कम आती है, इसलिए आपके जो ये वीडियो होते हैं इनकी क्वालिटी जो होती है वो कम होती है। तो आप अपनी क्वालिटी, जब भी वीडियो देखते हो तो एक तरफ आपके 3 डॉट दिखाई देते हैं, उसको क्लिक करोगे तो क्वालिटी आएगा वो 240 पर चलती है, तो उसको 480 तक बढ़ाओ, तो उतना आपको ये बोर्ड साफ दिखेगा और उस पर लिखी हुई जितना भी शब्द है वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।